एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौहअयस्क निक्षेप हैं। तो एशिया में कौन कौन से देशों में खनिज पाए जाते हैं? चीन में और भारत में जो है विशाल लौहअयस्क पाए जाते हैं। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। तो आधे से अधिक टिन का उत्पादन कौन सा महाद्वीप करता है? एशिया। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। तो विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक कौन से हैं? चीन है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है। चीन चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। यानी कि चीन जो है टिन उत्पादन में भी अग्रणी है और सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो एशिया में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? लौहअयस्क पाया जाता है, टिन पाई जाती है, सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा। देखिए, स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। अब इसके बाद हम यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। यूरोप विश्व में लौहअयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तो लौहअयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन है? यूरोप। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौहअयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस में पाए जाते हैं। अब उसके बाद है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 नक्षत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। तो लौहअयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कैनेडियन शील्ड प्रदेश में है और कोयले का एप्लेशियन प्रदेश में होता है और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप हैं। उसके बाद हम दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौहअयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उच्च कोटि के लौहअयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक है। तांबे के अग्रणी उत्पादक है चिली और पेरू। ब्राजील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। ब्राजील और बोलीविया। और टिन के आधे से ज़्यादा टिन जो है कहाँ कौन से महाद्वीप में होता है? एशिया महाद्वीप में, जो हमने अभी पढ़ा है। दक्षिण अमेरिका में के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अब देखिए, अफ्रीका में पढ़ेंगे कि कौन कौन से खनिज हैं। अफ्रीका खनिज संसाधनों से धनी है। यहाँ हीरा, सोना, हीरे की खान जो हमने पढ़ी थी वो जो है अफ्रीका में, ये हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। और प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौहअयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल जो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। देखिए, हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सोना, हीरा, लौहअयस्क, टिन और निकल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। अब जो है अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौहअयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध हैं। अब देखिए, यहाँ पर खनिजों के उपयोग के बारे में बताया गया कि खनिजों के क्या क्या उपयोग होते हैं। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है।
तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमीनियम जिसे उसके एश्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। अब जो है खनिजों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। खनिज एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया से बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, शक्ति संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है, यानी कि गीजर। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर से एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई में तेजी से पहुंचते, यानी कि ये सारे कार्य जो है बिजली से ही होते हैं, विद्युत से। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती, यानी कि ऊर्जा का प्रयोग करती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गजट जो सभी बिजली की खपत करते पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये देखिए, विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड का चित्र यहाँ दिखाया गया है। अब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के वे परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत रूप ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन का उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ये देखिए, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के लाभ हैं। ये इसके लाभ है प्राकृतिक गैस की, और ये हानि है। आसानी से परिवहनीय है। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार इसके लाभ है। हानि है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय है। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। ये प्राकृतिक गैस के लाभ देखिए, आसानी से परिवहनीय, तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। देखिए, ईंधन के लाभ देखिए, सुप्राप्य, बहुसंख्यक लोगों द्वारा लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि, संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निर्विनीकरण। कोयले के लाभ, विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। हानि, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। अब यहाँ जल विद्युत के लाभ और हानि दिए गए हैं। प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है, सस्ता। स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन स्थापित करने में खर्चीला। पौधे और जानवरों के देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती हुई महिला का चित्र दिखाया गया है। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्रता से समाप्त होने वाले हैं। अब यहाँ हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो हमें कोयले से प्राप्त होती है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और दलदल में पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस हैं। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल में
तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो रानीगंज और झरिया जो है पश्चिम बंगाल में और धनबाद और बोकारो जो है झारखंड में है। इसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है। पहले हम ये देख लेते। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्द पेट्रो अर्थात सेल, ओलियम अर्थात तेल से लिया गया। इसका अर्थ है पेट्रोलियम का अर्थ है सेल तेल। पेट्रो से सेल और ओलियम से तेल यानी कि सेल तेल। पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशालाओं में भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्यवान, इसी कारण इन्हें काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। अब हम प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले सीएनजी के बारे में पढ़ते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। जीवाश्म ईंधन का अनियंत्रित जलाना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती हैं। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जो कि जीवाश्म ईंधनों के लिए स्वच्छतर विकल्प हैं। अब देखिए हम जल विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए चित्र में सलल जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। देखिए विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो है नॉर्वे था। ये देखिए चित्र में जो है जल विद्युत दिखाया गया है कि जल विद्युत कैसे प्राप्त होती है। अब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बाद जो है गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीनीकरणीय के उपयोग की आवश्यकता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। तो सौर और पवन चालित अड्डा कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। हमारे द्वारा सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी उपयोग होता है। ये देखिए सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल का चित्र दिखाया गया है। उसके
इसके बाद है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक अक्षमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जुड़ी हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं। तो ये था हमारा परमाणु ऊर्जा। इसके बाद हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के, ये देखिए परमाणु ऊर्जा का चित्र यहाँ दिखाया गया है, के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय के संयंत्र हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से जो यहाँ पर खाना बनाना दिखाया गया है। ये देखिए भूतापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। देखिए विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के गहरे संकरे मुहाने में बांध निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के, ये ज्वारीय ऊर्जा का चित्र जो है दिखाया गया है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। ये बायोगैस का चित्र दिखाया गया है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें देखिए हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है? ये खनिजों वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। हाँ, ये विशेषता है। उनका एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी खनिजों की विशेषता है। वे अक्षमाप्य होते हैं, उनका वितरण असमान होता है, ये लेकिन वो अक्षमाप्य नहीं होते बल्कि वो समाप्य होते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? ये देखिए चिली जो है, पेरू और चिली तांबे के अग्रणी उत्पादक है। हमने अभी चैप्टर में पढ़ा था। प्रक्रियाओं में कौन सी आपके रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस को संरक्षित नहीं करेगी? पकने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, ये ठीक है। इसका आंसर है फ्रेंड्स, इस खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।